Hello dear student, this is Anshuman sir, your physics teacher, and today we are going to discuss our lecture number 3.17 of the chapter 3 that is the current electricity. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द किरचॉफ्स रूल। ये किरचॉफ्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है और इम्पॉर्टेंट है। हर बार इससे जो है कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी किरचॉफ्स रूल जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं या फिर इसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किरचॉफ्स रूल है वो यूनिवर्सल लॉ है। आई मीन आप किसी भी पर्टिकुलर सर्किट पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो आप किरचॉफ्स रूल की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली हम ओम्स लॉ वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते जब हमारे पास एक से ज़्यादा ईएमएफ अवेलेबल रहते हैं। अगर आपके पास एक ऐसी सर्किट है जिसमें केवल एक ही ईएमएफ है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं तो उसके क्रॉस आप ओम्स लॉ अप्लाई करके उससे डिज़ायर वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हो। लेकिन जब आप एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करते हो जहाँ पर एक से ज़्यादा ईएमएफ हो, एक से ज़्यादा क्लोज लूप्स हों, तो वहाँ पर आप ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किरचॉफ्स रूल की हेल्प लेते हैं और इसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन डिज़ायर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इसलिए इसको बहुत केयरफुली आप देखें और जो है नोट्स प्रॉपर वे में प्रिपेयर करें। और एक बात करनी थी कि रेगुलर जो है आपको लेक्चर्स कुछ मिलते रहेंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना कर रखें क्योंकि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है इस बार, इसलिए आपको कोई रिस्क नहीं लेना है ना। जो भी टाइम आपको मिला हुआ है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो आइए देखते हैं किरचॉफ्स रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ओम्स लॉ इज़ यूज़फुल टू डीलिंग विद द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जो ओम्स लॉ होता है उसको हम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट एक से ज़्यादा ईएमएफ अगर कनेक्टेड हैं, है ना, एक से ज़्यादा ईएमएफ अगर कनेक्टेड हैं या जो एलिमेंट्स हैं, पैसिव एलिमेंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं या एक्टिव एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इन दिस केस वी हैव टू यूज़ द किरचॉफ्स रूल। सो दिस रूल इज़ गिवन बाय किरचॉफ, इनका नाम था अगस्टस किरचॉफ, और ये जो थे 1842 में इन्होंने ये रूल दिया था। और बेसिकली इन्होंने दो रूल दिए थे, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कोई भी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये दो रूल कौन कौन से हैं, तो पहला रूल है किरचॉफ करंट रूल या इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, और दूसरा रूल जो है उसे हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है, या केवीएल भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हम देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल, या इसको हम करंट लॉ भी कहते हैं या करंट रूल भी कहते हैं, इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं, या शॉर्ट में से हम केसीएल कह लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे आप किसी भी सर्किट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है, आपको वहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो किरचॉफ ने फर्स्ट रूल में क्या कहा उसके स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इनका स्टेटमेंट था द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। मतलब कि कोई एक ऐसा पॉइंट, किसी सर्किट में कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत सारी करंट्स आकर के मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कह लेंगे, जंक्शन कह लेंगे। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा करंट्स आकर के क्या करती हैं, मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो एट एनी जंक्शन टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ ज़ीरो, राइट। मतलब यहाँ पर जो होगा वो टोटल एल्जेब्रिक सम का मतलब साइन के अकॉर्डिंग, अगर आप इनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए कुछ करंट ऐसे अंदर की तरफ आ रही है और कुछ करंट ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, तो जो अंदर वाली करंट है वो पॉजिटिव होगी और जो बाहर जा रही है उसे आप क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। तो साइन के अकॉर्डिंग आप इसका सम करेंगे और टोटल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो वन लाइन में आपको याद रखना है द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट, जिसको हम जंक्शन कहते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज ज़ीरो, राइट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दैट इज करंट लॉ, जंक्शन रूल और केसीएल, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने एक छोटा सा जंक्शन क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पर पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है ओ, जहाँ पर बहुत सारी करंट्स आकर के मीट कर रही हैं। अच्छा, करंट की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एरो का यूज़ करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले ये वाली करंट आ रही है जिसकी डायरेक्शन इनसाइड में है,
I2 करंट बाहर की तरफ जा रही है, I3 करंट बाहर की तरफ जा रही है, I4 अंदर की तरफ जा रही है और I5 जो है बाहर की तरफ जा रही है। इसका मतलब समेशन आई का मतलब क्या हुआ? समेशन आई का मतलब यहाँ पे हुआ कि जितनी करंट्स हैं इन सब का आप सम करिए और सभी का जो होगा इस पॉइंट ओ के क्रॉस जो टोटल करंट होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो रूल है उसमें आप ये मान के चलेंगे कि जो इनवर्ड डायरेक्शन में करंट है उसे आप पॉजिटिव मानेंगे और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट है उसे आप क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। चलिए हम यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर KCL यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहली करंट अंदर की तरफ है तो हमने इसे लिखा I1 प्लस, यहाँ पर I2 जो है बाहर की तरफ जा रही है इसलिए हमने इसको -I2 लिखा। यहाँ पर I3 भी बाहर की तरफ जा रही है इसलिए इसको हमने क्या लिखा? -I3 लिखा। I4 अंदर की तरफ है इसलिए हमने इसको +I4 लिखा और I5 बाहर की तरफ है इसलिए हमने इसको -I5 लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपली इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ I1 -I2 -I3 + I4 -I5 = 0। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें देता है। क्या रिजल्ट देता है? कि टोटल एंटरिंग करंट टूवर्ड्स द जंक्शन इज़ इक्वल टू द टोटल करंट आउटिंग। मतलब जितनी करंट अंदर की तरफ जा रही है, सर्किट में इन कर रही है, उतनी करंट क्या होगी? वापस आएगी। और ये रूल आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि पूरी सर्किट में बैटरी से जितनी करंट जाती है उतनी ही करंट वापस आती है, भले ही उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हों, ठीक है। तो ये KCL का यूज़ आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, लेकिन आपने उसको रूल के फॉर्म में नहीं पढ़ा था। तो क्लास 12th में हम इसको रूल के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पढ़नी है और ये रूल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहला रूल जो है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग, अभी जो बात मैंने आपसे कही, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब जितनी करंट जंक्शन की तरफ एंटर कर रही है उतनी करंट क्या करेगी? लीव करेगी। अब इसको थोड़ा सा आप नॉर्मलाइज़ कर लीजिए। नॉर्मलाइज़ करेंगे तो जो अंदर की तरफ करंट्स आ रही हैं उसको एक तरफ कर लीजिए और जो बाहर की तरफ करंट जा रही है वो इधर की तरफ हो गई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? I1 + I4 = I3 + I2 + I5। ये कहाँ से आया? ये वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ पर हमने I3 मैंने मतलब माइनस वाला जो टर्म है इसको हम क्या करते हैं? इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये I1 + I4 = I3 + I2 + I3। अब यहाँ पे I1 और I4 क्या है देख रहे हैं आप? ये अंदर की तरफ है, मतलब द करंट एंटरिंग = करंट आउटिंग, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। दूसरा जो लॉ है ये, दिस लॉ इज़ सिंपली स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आप जानते हैं अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ करंट रूल है, वो कौन से लॉ को सपोर्ट करता है। तो यू जस्ट रिमेंबर दैट कि ये क्या करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को न तो आप बना सकते हैं न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखा कि इंटरिंग करंट और आउटिंग करंट आपस में बराबर होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है ना कि जितना चार्ज अंदर की तरफ जा रहा है उतना ही चार्ज क्या हो रहा है? बाहर की तरफ आउट हो रहा है सर्किट से, ठीक है। सो ये सिंपली क्या करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये आपको याद रखना है कि किरचॉफ करंट रूल क्या करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। थर्ड रूल आप देखिए, द करंट कम आउट टेकन एज नेगेटिव। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए ये आपके मानने के ऊपर है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव मानते हैं। लेकिन मेरे सजेशन में आप एक चीज़ बस की रूल याद कर लीजिए कि जो करंट अंदर की तरफ जा रही, इन हो रही है, उसको आप पॉजिटिव मानिए और जो करंट बाहर की तरफ जा रही है उसको आप क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। तो जो कम्स आउट हो रही है उसे आप क्या मानोगे? नेगेटिव, और जो करंट इंटर कर रही है उसे आप क्या मानोगे? पॉजिटिव, ठीक है। तो जो आउट हो रही है उसे आप क्या मानोगे? नेगेटिव, और जो इंटर कर रही है उसे क्या मानोगे आप? पॉजिटिव। मतलब ये I1 और I4 क्या हैं? इंटर कर रही हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। और बाकी ये जो करंट है सब आउट हो रही हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू, आपके समझ में ये बात आ गई होगी। अब सेकेंड रूल हम देखते हैं। सेकेंड रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सेकेंड रूल क्या करता है? सेकेंड रूल हम कहते हैं किरचॉफ, इसको हम कहते हैं किरचॉफ सेकेंड रूल, या इसको हम वोल्टेज रूल भी कहते हैं। ये लूप रूल भी कहलाता है या KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल भी ये क्या कहलाता है? कहा जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज रूल कहते हैं, लूप रूल कहते हैं, मेस रूल कहते हैं या KVL कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि लूप क्या होता है। लूप का मतलब होता है क्लोज सर्किट। एक जो क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे आप क्या कहोगे? उसे आप क्या कहोगे? उसे आप
लूप कहोगे, यू हैव टू कॉल द लूप, उसे आप क्या कहोगे, लूप कहोगे, ठीक है। तो जो सेकेंड रूल है वो क्या स्टेट करता है, वो ये कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ में, मतलब सर्किट के क्लोज पाथ में अगर आप यहाँ इस पॉइंट से ऐसे चलना स्टार्ट करें और फिर से इसी पॉइंट पे आ जाएं तो ये क्लोज पाथ क्रिएट हो गया। तो इसके अलॉन्ग द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है आपको कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें सिर्फ ईएमएफ ही नहीं होता, उसमें आपका उसमें और भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे, जैसे रेजिस्टेंस हो गया और तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये जो अब देखिए जो सेल है उसका तो ईएमएफ होगा, है ना, तो ईएमएफ है आपके पास, और जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर इसको हम सिंपली ऐड कर लें, जैसे मान लीजिए ये एक ईएमएफ लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो अब देखिए इसका ईएमएफ ई है और इसका वोल्टेज वी है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ ई। समेशन ऑफ वी का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू साइन कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, माइनस और पॉजिटिव में देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था। जैसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो करंट की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और करंट के अपोजिट में जा रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ये बात आप जानते हो। और ईएमएफ के लिए आप प्लेट को देखते हो कि कौन सी प्लेट पहले आती है, तो जो प्लेट पहले आएगी उसका साइन आप लगाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप ये इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एनी क्लोज लूप इज 0। मतलब किसी एक सर्किट में, सर्किट ऑलरेडी क्लोज होता है, तो किसी एक क्लोज सर्किट में जो ईएमएफ और जो एक्सटर्नल वोल्टेज होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब कि बैटरी जितनी एनर्जी आपकी प्रोवाइड कर रही है उतनी ही एनर्जी का वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कि एनर्जी जितनी आप दोगे उतना ही वर्क डन होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपका सेकेंड रूल है ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, सपोर्ट करता है ना। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का मतलब एनर्जी, ईएमएफ का मतलब एनर्जी। आप जितना ईएमएफ प्रोवाइड करोगे उतना ही वर्क डन होगा, उतना ही वर्क होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किरचॉफ सेकेंड रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि केसीएल जो होता है, किरचॉफ करंट रूल, मतलब फर्स्ट रूल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंग समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। और अगर हम सेकेंड रूल की बात करें तो सेकेंड रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, और जिसको आप लिखते हो समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो वहाँ पे और क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको। सो फॉर एग्जाम्पल लेट वी डिस्कस दिस सर्किट। ये हमारे पास एक सर्किट है, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, और इसमें हम केसीएल और केवीएल का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसको देखेंगे। तो देखिए ये, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सर्किट क्या होती है। तो एक क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल, मतलब एक ऐसा पाथ जिसमें जैसे अभी ऊपर वाला सर्किट आपने देखा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक क्लोज पाथ क्रिएट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, अलग अलग करंट जो है फ्लो हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। उसको शॉर्ट में CKT लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एलिमेंट, ठीक है, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच आर कनेक्टेड इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एलिमेंट। मतलब किसी भी सर्किट में एक तो सोर्स रहेगा जो एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, वो सेल हो सकता है ना, या वोल्टेज हो सकता है। दूसरा जो होगा उसमें रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे, या फिर उसमें इंडक्टर लगा हुआ होगा, कैपेसिटर लगा हुआ होगा। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, सेल हो गया, बल्ब हो गया, या और कोई डिवाइस हो गई जो आप उसमें लगा रहे हो सर्किट में, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है इट इज़ अ पॉइंट ओवर द सर्किट एट विच लीस्ट 3 डिफरेंट करंट मीट इन और आउट। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर
कम से कम 3 करंट्स आकर के मिले। जैसे मान लीजिए एक करंट ऐसे आ रही, दूसरी करंट ऐसे आ रही, दोनों मिलकर के आगे की तरफ ये करंट को भेज रही है, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अभी हम सर्किट में समझते हैं। तो सर्किट में पॉइंट ए और पॉइंट सी जो है वो जंक्शन की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ए और पॉइंट सी जो है आर द जंक्शन। तो जंक्शन इज द पॉइंट ओवर द सर्किट एट विच एटलीस्ट 3 डिफरेंट करेंट्स आर मीट और आउट, मतलब वहाँ पे मिलती हों या तो बाहर की तरफ निकल रही हों। ठीक है, उसमें से, ठीक है, अब ये 3 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम कहते हैं ब्रांच। अब ब्रांच को समझना है, ब्रांच क्या होता है। सो इट इज़ द इंडिविजुअल पाथ बिटवीन 2 जंक्शन, मतलब एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में ये जो पाथ है करंट का, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच का जो पाथ है, अब इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच का जो पाथ होता है उसे आप ब्रांच कहते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ब्रांच में केवल एक ही तरह की करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, ब्रांच में क्या होती है, एक ही तरह की करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होता बीच में, इसलिए इसमें केवल एक ही तरह की क्या होगी, करंट फ्लो होगी। अगर हम ऊपर वाले सर्किट में बात करें तो ABC, ADC और AC, ये 3 ब्रांच जो हैं उस सर्किट में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से और अगला हम समझ लेते हैं कि लूप क्या होता है। तो लूप का मतलब होता है कि क्लोज पाथ, है ना। जैसे मान लीजिए इस कोई सर्किट है और यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, घूम करके फिर यहीं पे आ गए, तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ठीक है, अ क्लोज पाथ ऑफ द सर्किट इज़ कॉल्ड लूप। ठीक है, यहाँ पर ABC A और ACDA, ये 2 जो हैं लूप हैं। इस लूप को हम मेश भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम सर्किट में इसको लोकेट कर लेते हैं कि ये सर्किट में ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये सर्किट है। अब इस सर्किट में हम लोकेट कर लेते हैं कि जंक्शन क्या है, लूप क्या होता है, ठीक है, और ब्रांच क्या होती है। तो सबसे पहले ये तो सर्किट है, आप देख रहे हो सभी तरफ से क्लोज है, तो ये सर्किट कहलाती है। ठीक है, ये सभी सर्किट हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्स। तो आप देखो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें EMF लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं अगर जंक्शन की बात करूँ तो आप देखिए ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा करंट आके मिल रही हैं। तो आप देख रहे हो कि एक पॉइंट C हो गया और ये पॉइंट A। ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है और यहाँ पे एक करंट बाहर की तरफ निकल रही है, तो 2 करंट अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, तो ये पॉइंट क्या हो गया, जंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से ये पॉइंट C जो हो गया वो भी क्या कहलाएगा, पॉइंट B जो हो गया वो भी क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट C है ये भी क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। तो पॉइंट A और पॉइंट C ये 2 क्या हैं, जंक्शन है। अब मैंने आपसे कहा कि जंक्शन से जंक्शन के बीच की जो पाथ होते हैं उसे क्या कहते हो, आप ब्रांच कहते हो। तो A से मैं अगर यहाँ से ऐसे आ जाऊँ तो ये एक पाथ हो गया, ये दूसरा पाथ हो गया, ये तीसरा पाथ हो गया। तो यहाँ पे ब्रांचेज कितनी हैं, 3 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच हो गई, दूसरी ब्रांच हो गई, तीसरी ब्रांच हो गई। अब मैंने आपको बताया कि सभी ब्रांचेज में केवल एक ही तरह की करंट फ्लो होगी, मतलब ABC, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो करंट होगी वो एक ही तरह की होगी, मतलब I1 करंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो यहाँ पर भी केवल एक ही तरह की करंट होगी, यहाँ से यहाँ जाऊँ तो यहाँ पर भी एक ही तरह की करंट होगी। तो आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है हम KCL और KVL अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि कौन क्या क्या रूल्स हैं अप्लाई करने के। ठीक है, तो अप्लाई करने के रूल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि KCL और KVL को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ्स रूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ध्यान से समझिए। हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल को हम किस तरह से अप्लाई करें। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि जो EMF होता है ना, जो बैटरी होती है वो EMF वो एनर्जी का सोर्स होता है, मतलब जो करंट या एनर्जी को जो आगे भेजेगा वो क्या भेजेगा, बैटरी होगी। तो आपको सर्किट में देखना है कि सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है ना, क्योंकि भाई जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी वही करंट को ड्रॉन करेगा, है ना। तो सबसे पहले देख लेना है कि सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैविंग हाई EMF डिस्ट्रीब्यूट द करंट, है ना, मतलब कि आप करंट्स को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जंक्शन पे आने के बाद करंट्स डिवाइड हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि करंट्स को आप अलग अलग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे और क्लियरिटी आपको आ जाएगी।
अब एक करंट का जो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है उसे आप क्या कहते हो, केसीएल कहते हो ना, केसीएल कहते हो। अब मान लीजिए दो करंट इन हो रही हैं तो दोनों मिलकर के अगर तीसरी एक ब्रांच है तो उसमें जो करंट होगी वो बाहर की तरफ जाएगी, है ना। मतलब मान लीजिए एक में I1 करंट आ रही है, दूसरे में I2 करंट आ रही है और तीसरी बाहर की तरफ जा रही है I3 करंट। इसका मतलब क्या होगा, I3 = I1 + I2। ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहिए। तो हम सबसे पहले कोई भी सर्किट हो उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, जंक्शन पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन द ईच ब्रांच, तो हम हर ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोकेट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हाउ मेनी क्लोज लूप आर देयर, उसके बाद हम देखते हैं कि कितने क्लोज लूप हैं। जैसे ऊपर वाले सर्किट में बात करें तो वहाँ पे 2 क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, 2 ऐसे पाथ हैं जिनको हम कंप्लीटली क्लोज कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 2 क्लोज हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने क्लोज पाथ हैं। तो जब हमें क्लोज पाथ पता चल जाएगा तो उसे मेंशन कर देंगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, अब जो क्या करते हैं थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम उस क्लोज पाथ के लॉन्ग हम क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं और उसके वोल्टेज को क्या करते हैं, मेंशन आउट करते हैं। तो देखिए, नाउ लेट अस चूज अ पर्टिकुलर मेश, कोई एक पर्टिकुलर मेश चूज़ कर लेते हैं और पिक अ जंक्शन। तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम जंक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आपने डायरेक्शन उल्टी मान ली है तो लास्ट में जो करंट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव सिर्फ ये दिखाता है कि आपने जो डायरेक्शन मानी थी कैलकुलेशन की वो नेगेटिव मान ली थी, उल्टी मान ली थी। तो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज कैलकुलेशन भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है कि आप जिस जंक्शन से स्टार्ट करोगे घड़ी की दिशा में आप उस पर चलना स्टार्ट करो और वहाँ से चलते हुए फिर से उसी पॉइंट पे आ जाओ। तो रास्ते में जितने भी ईएमएफ मिल रहे हैं, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करो और सबको ऐड करके 0 के बराबर कर दो, मतलब केवीएल अप्लाई कर दो। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, मूव थ्रू द क्लोज लूप आइदर इन द क्लोज वायर और एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो है ऐसे ही जितने भी मेस हैं सभी मेस के लिए हम क्या करते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं। और अब जब अप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे तो मान लीजिए आपके पास दो जो हैं आपके पास मेस हैं, तो उसे आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, उन दोनों को सॉल्व करिए और वहाँ से अननोन वैल्यूज़ को फाइंड कर लीजिए। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो इसलिए जो है आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपके एग्ज़ाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि नाउ सॉल्व द डिज़ायर रिलेशन। अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो रूल है किरचॉफ्स रूल, ये किसी भी तरह के कंपोनेंट के एप्लीकेबल हो सकता है, लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। आप इन तीनों में से किसी की वैल्यू अननोन वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हो। जैसे आप रेजिस्टेंस को फाइंड करते हो या ईएमएफ को फाइंड करते हो, अननोन ईएमएफ को, तो इस रूल की हेल्प से आप अननोन ईएमएफ को भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताई थी कि अगर आप ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप प्लेट्स को देखेंगे। मान लीजिए ए से बी की तरफ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब VA - VB। तो मैं देखता हूँ कि पहले प्लेट कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, +E हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसे लिखता हूँ VA - VB, जब रेजिस्टेंस के क्रॉस आप वोल्टेज निकाल रहे हो तो वहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन देखोगे। ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो VA - VB, तो यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा, I × R। लेकिन अगर मैं उल्टा कैलकुलेट करूँ, मतलब VB - VA कैलकुलेट करूँ, देखिए करंट के अपोजिट में जा रहा हूँ तो -IR हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पहली वाली प्लेट क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती है, दूसरी वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, -E आ जाता। तो जब भी आप ईएमएफ कैलकुलेट करो तो आप उसके प्लेट को देखो कि कौन सी प्लेट पहले आ रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी प्लेट पहले आए उसका साइन आप लगा दोगे। इसी तरीके से जब आप रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन को देखोगे। अगर रेजिस्टेंस जिस डायरेक्शन में आप कैलकुलेशन कर रहे हो वोल्टेज का, अगर वो करंट की डायरेक्शन में है तो वहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर उसके अपोजिट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब हम जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें इसको समझते हैं तो वहाँ पे और भी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरह से है और यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए
ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें दो सेल लगे हुए E1 और E2, ठीक है। अब क्योंकि इसमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं इसलिए हमें किसी एक को जो है हायर मान लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमने मान लिया कि जो आपके पास, यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि जो आपके पास E2 है, जो E2 है, या फिर आप डायरेक्शन को अगर अपोजिट भी ले रहे हैं तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि E2 जो है वो क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टार्ट करिए। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके, तो आइए हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। मान लेते हैं ये E2 है और ये E1 है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मान लीजिए इतनी करंट आ रही है। कितनी करंट आ रही है? I1 करंट आ रही है, ठीक है। कितनी करंट आ रही है? I1 करंट आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि E2 से कितनी करंट आ रही है, E2 से कितनी करंट आ रही है, तो इससे हमने मान लिया कितनी करंट आ रही है, I3 करंट आ रही है। और ये आकर के जंक्शन पे मिलती हैं और जंक्शन पे मिलने के बाद एक नई करंट बन जा रही है जिसे I2 आप कह लेते हो। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप I2 इक्वल टू I1 प्लस I3, ठीक है। तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ जंक्शन पे आने के बाद ये करंट ऐसे जाएगी R4, है ना। यहाँ पे आने के बाद इधर की तरफ कितनी करंट जा रही है, I2 I1, और इधर की तरफ कितनी जा रही है, R3, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किसी एक हायर पोटेंशियल की बैटरी को चूज किया और वहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया और पूरे सर्किट में हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद हमें देखना है सेकेंड, तो हमने क्या किया, सबसे पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया, हमने KCL अप्लाई कर लिया, किरचॉफ करंट रूल को हमने अप्लाई कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें देखना है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कितने क्लोज लूप हैं। अब इसके बाद हम KVL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्लोज लूप देखेंगे। तो देखिए ये जंक्शन A और ये जंक्शन C, तो हम देखते हैं कि पहला क्लोज लूप तो ऐसा बन गया, यहाँ से आए यहाँ से, ठीक है। और दूसरा वाला क्लोज लूप यहाँ से जा कर के यहाँ पे बन गया। तो पहला लूप तो ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया। तो इसमें दो लूप हैं, इसका मतलब दो इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो ये पहला लूप हो गया, दूसरा लूप हो गया। तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज मान के चल रहे हैं कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक जंक्शन चूज़ कर लेना। सबसे पहले हम मेस फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस कौन सा आता है, R1, और करंट कितनी है, I1। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1 R1। लेकिन आप कैलकुलेशन किधर की तरफ कर रहे हो, एंड जो है क्लॉकवाइज कर रहे हो, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या आएगा, माइनस I1 R1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए पहले कौन सा प्लेट आ रहा है, E1 का कौन सा प्लेट पहले आ रहा है, पॉजिटिव। तो देखिए हमने यहाँ पे E1 को क्या लिख लिया, पॉजिटिव। और नीचे आते हैं, और नीचे आएंगे तो देखिए R2, रेजिस्टेंस R2 है। करंट इसमें कितनी, क्योंकि यहाँ A से C तक एक ही ब्रांच है, तो करंट भी इसमें कितनी होगी, I1 होगी। करंट की डायरेक्शन ऐसी है और कैलकुलेशन हम इधर से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 R2, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। तो माइनस I1 R2। अब आगे जाते हैं। तो देखिए अब हमें ये वाला पाथ चूज करना ना, ऐसे क्लोज लूप हमने माना था। तो अब मुझे यहाँ C पे पहुँच गया, C के बाद मुझे ऐसे जाना है। अब करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो करंट कितनी है, I3, और रेजिस्टेंस कितना है, R3। तो कितना हो जाएगा, प्लस I3 R3, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में। इसके बाद EMF का देखिए कौन सा प्लेट पहले आ रहा है, नेगेटिव। तो हमने लिख लिया -E2 = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो पहले में से हमें पहला इक्वेशन मिल गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरे वाले मेस पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए दूसरे वाले मेस के लिए यहाँ से स्टार्ट करिए, ये वाला पाथ आपको चूज़ करना है, देखिए ऐसे, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसे क्लॉकवाइज कैलकुलेट करें या एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करें। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे गए। EMF का सबसे पहला प्लेट कौन सा है, पॉजिटिव। तो हमने लिख लिया E2। यहाँ पे देखिए करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस I3 R3 हो जाएगा। तो देखिए माइनस I3 R3 हम लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद ऐसे में जाना है, तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसे ही है। तो करंट इसमें कितनी, I2 फ्लो हो रही है, क्योंकि ये पूरी ब्रांच यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -I2 R5। करंट I2 है, रेजिस्टेंस R5 है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I2 R5, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे। तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं अब आगे, ठीक है। तो जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, R4। करंट की डायरेक्शन ऐसी है, कैलकुलेशन हम इधर की तरफ कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, I2 R4,
लेकिन माइनस साइन के साथ, फिर यहाँ इसी जंक्शन पे आ गए, तो हम जहाँ से चले थे वहाँ पर फिर से आ गए। तो ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हमने कर लिया और इन सब का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप जो भी अननोन वैल्यू है उसे आप फाइंड कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपके समझ में आ गई होंगी और आप लोग प्रॉपर वे में प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, राइट। हालांकि छुट्टियां हैं लेकिन फिर भी आप इसका यूटिलाइजेशन करें, और क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है इसलिए लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है। आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ाई करते रहिए, जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स आते हैं वो आप प्रॉपर वे में मुझे व्हाट्सअप करते रहें। मैं प्रयास करूँगा कि उसका आंसर मैं आपको विद इन टाइम दे पाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ लीव करते हैं आज। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।